हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक। मैं आज शुरू करने जा रहा हूं कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसकी ज़रूरत सेमेस्टर एग्ज़ाम में है और लीगल फील्ड में भी आगे प्रैक्टिकल सोर्स में आने वाली है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट 1957 में। देखिए, कॉपीराइट एक्ट 1957 नेम से पता चल रहा है। कॉपीराइट मीन्स हम लोग सारे लोग जानते हैं कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, तो कॉपीराइट मीन्स होता क्या है? ठीक है, तो राइट टू कॉपी। ठीक है, मीन्स राइट टू कॉपी। राइट टू कॉपी मीन्स कॉपी करने का राइट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड IPL। ठीक है, IPL, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। देखिए, इंटेलेक्चुअल सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? तो एनी प्रॉपर्टी विच इज द क्रिएशन ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, विच इज द क्रिएशन ऑफ योर आइडिया ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, तो आइडिया ऑफ ब्रेन, जैसे मैं ये लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये मेरा आइडिया ऑफ ब्रेन है। ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, ब्रेन बॉन्ड मीन्स मेरे दिमाग की उपज है। तो सेम तरीके से मेरे ब्रेन में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को मैं एक्सप्रेस करता हूँ। तो जब तक कोई आइडिया एक्सप्रेस ना हो तब तक वो कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है, जब मेरा आइडिया एक्सप्रेस कर गया तब समझे कि कॉपीराइट का एक्शन उस पर चालू हो जाएगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है, इसमें से बहुत सारा लॉ कवर करता है। जैसे देखिए, आपका कॉपीराइट एक्ट, फिर ट्रेडमार्क है, पेटेंट लॉ है, डिज़ाइन एक्ट है, GI टैग आप लोग ने देखा होगा, ये सब है। और भी फैशन डिज़ाइन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है जिसमें आप लोग ऑलमोस्ट 6 या 7 पढ़ना है। तो उसका मैं पहला पार्ट लेके आया हूँ, कॉपीराइट एक्ट। तो आज मैं शुरू करता हूँ कॉपीराइट एक्ट से। ठीक है, तो कॉपीराइट एक्ट है क्या, कॉपीराइट क्या है? तो जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, कॉपीराइट मीन्स आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो आइडिया मीन्स ब्रेन का कोई आइडिया जिसे मैं बना दिया हूँ, तो ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया, जिससे मैं एक नोट्स बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ कॉपीराइट का ही। मैं कॉपीराइट से रिलेटेड कोई एक नोट्स बनाया, इस नोट्स को मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो ठीक है, इस नोट्स को बनाने के पीछे मेरा कितना मेहनत लगा, कितने सारे 50 फॉन्ट्स वगैरह हैं, कितने सारे मेहनत हैं, और भी जो भी है वटेवर, ये मेहनत मेरा है। और इसे मैं मार्केट में बेच दूँ, फिर मुझसे जो परचेज़ किया वो किसी और को बेच दे, तो यहाँ तो फिर फ़ायदा तो उसका हो रहा है, मेरा कहाँ हो रहा है भाई? तो यहाँ पे क्या है ना कि इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द राइट टू कॉपी, प्रोटेक्ट द राइट टू कॉपी करने का राइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई पर्सन मेरे राइट को कॉपी करता है और सेल करता है, तो मैं उसके अगेंस्ट कॉपीराइट एक्ट अगेंस्ट प्रोसीडिंग ला दूंगा, सिविल प्रोसीडिंग, और वो कंपनसेशन देना पड़ेगा मुझे। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में देखना है, तो सबसे पहले याद रखना, ये है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। इसमें 7 राइट्स पढ़ना है, जिससे मैं बहुत सारा है, मैं पहले ही बताऊँगा, फिर से बता रहा हूँ। कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट लॉ, ट्रेडमार्क लॉ, ठीक है, डिज़ाइन एक्ट, GI टैग एंड सो ऑन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कॉपीराइट एक्ट, जिसका इंपॉर्टेंस जो है लाइफ में और लीगल फील्ड में सबसे पहले सेमेस्टर एग्जाम में है, फिर आपका प्रैक्टिस में भी है। चलो देखते हैं। तो कॉपीराइट एक्ट में ओवरऑल 15 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स है और 79 सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चैप्टर वाइज देख लेते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 देखो। तो जैसा कि सारे लॉज में होता है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है। प्रिलिमिनरी मीन्स बेसिक ओवरव्यू, प्रिलिमिनरी मीन्स प्रारंभिक चीज़ें। चैप्टर 2 कॉपीराइट ऑफिस एंड अपीलेट बोर्ड। अब देखो, कॉपीराइट ऑफिस एंड अपीलेट बोर्ड, कॉपीराइट से रिलेटेड कोई ऑफिस तो होना चाहिए ना। किसी भी मैटर जो होगा, जो मैटर अराइज करेगा कॉपीराइट से रिलेटेड, वो हम कहाँ जाएगा? कॉपीराइट ऑफिस में जाएगा, अपीलेट बोर्ड में जाएगा। अगर किसी चीज़ का कॉपीराइट है, अगर जो कॉपीराइट करा दिया, तो कहाँ करवाने जाऊँगा? कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कहाँ कराने जाऊँगा? तो कॉपीराइट ऑफिस में जाऊँगा। रजिस्ट्रार वहाँ होगा, वहाँ कॉपीराइट ऑफिस में रजिस्ट्रार बैठेगा, वो हमारे कॉपीराइट को रजिस्टर कर देगा। जब रजिस्टर करने के बाद फिर मुझे लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। फिर अगर कोई मेरे कॉपीराइट प्रोडक्ट को इलीगल तरीके से यूज करता है, तो मैं उसका अगेंस्ट में प्रोसीडिंग लाऊंगा, है ना, लीगल वायलेशन का प्रोसीडिंग कर दूंगा। सिविल प्रोसीडिंग चलाएगा, कंपनसेशन करेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि डिटेन किया जाए कॉपीराइट के वायलेशन में। ठीक है, वो कंपनसेशन दिया जाता है, मीन्स सिविल रेमेडीज़ है। ठीक है,
चैप्टर 2 कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स है। पहले यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 15 चैप्टर्स है, ठीक है, और 29 सेक्शंस, 29 सेक्शन। चलो जी, चैप्टर 2 में देखो कॉपीराइट ऑफिस एंड प्लेट बोर्ड है। चैप्टर 3 कॉपीराइट। कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट का डेफिनेशंस देखो, यहाँ पे सेक्शन है कॉपीराइट है क्या, व्हाट इज़ कॉपीराइट, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, किस किस चीज़ में कॉपीराइट आता है, मैं वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा और डिटेल्स बताऊंगा विद बेयर एक्ट, लाइन बाय लाइन एंड सेक्शन बाय सेक्शन। वो फ्रॉम सेक्शन 1 to सेक्शन 29 मैं टिल द लास्ट तक बताऊंगा। चैप्टर 4 देखो ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, अगर मेरा नोट्स बना तो इस पर ऑनरशिप किसका है? मेरा है, सोल ऑनरशिप मैं हूँ इसका। सेम तरीके से ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट, राइट ऑफ ऑनर, अब जो ऑनर उसका क्या राइट है? तो ऑनर का राइट का था ना कॉपी का राइट को सेल करना, लाइसेंस करना, ठीक है, मेरा नोट्स है या मैं कोई बुक कंपाइल किया हूँ, उस बुक का या तो मैं खुद बेचूँ या तो फिर मैं किसी पब्लिकेशंस को ऑथराइज कर दूँ, लाइसेंस कर दूँ, है ना, कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे बेचो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मेरा कोई ऑथराइज कंपनी के बीच में, एक काम करो, तुम जितने कॉपी बेचना है पर कॉपी पे दो या फिर ऐसे करके दो, तुम जितने बेच दो, मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा, ठीक है, या तो मैं खुद बेचूंगा या तो फिर किसी कंपनी को ऑथराइज कर दूंगा, ठीक है, तो राइट ऑफ ऑनरशिप। फिर देखो 5 में टर्म ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का टर्म क्या होगा, कब तक कॉपीराइट चलेगा? तो जनरली कॉपीराइट जो चलता है ना वो 60 ईयर्स तक चलता है, ठीक है, जनरली जो कॉपीराइट चलता है 60 ईयर तक चलता है, मीन्स या तो फिर मान लो तो लाइफ ऑफ ऑथर, लाइफ ऑफ ऑथर, लाइफ ऑफ कंपोजर, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट जो होता है ना, मतलब कि जो कॉपीराइट बनाता है, ठीक है, तो लाइफ ऑफ क्रिएटर। और भी अलग चीज़ें में क्या चलता है, लाइफ ऑफ क्रिएटर प्लस 60 ईयर्स, वो मैं सारा चीज़ बताऊँगा। चैप्टर 6 देख लो लाइसेंसेस, वही बात कर रहा था कि मैं कोई बुक का कंपोजिशन किया हूँ, कंपाइलेशन किया हूँ, और वो बुक मैं खुद बेचूँ या तो फिर मैं किसी दूसरे कंपनी वाले को, किसी पब्लिकेशन को या किसी और सम अदर पर्सन को ऑथराइज कर दूँ कि आप इस कॉपी को जितनी कॉपी में बेच सकते हो, मुझे सिर्फ पर कॉपी पैसे चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो वो लाइसेंस हो गया। चैप्टर 7 देखो कॉपीराइट सोसाइटीज़, कॉपीराइट से रिलेटेड सोसाइटीज़ बना होता है, क्योंकि देखो कॉपीराइट इतना वास्ट है ना कि कॉपीराइट से सोसाइटी होता है इसमें अलग अलग का। अब म्यूजिक इंडस्ट्री में देखो तो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कॉपीराइट का अपना सोसाइटी है। अब देखो बुक इंडस्ट्रीज में, आर्टिस्टिक इंडस्ट्रीज में कॉपीराइट का अपना सोसाइटी है, वहाँ हम लोगों ने अपना वर्क को रजिस्टर करवाना है, फिर वहाँ से वो सारा कॉपीराइट सोसाइटी डील करेगा, मुझे लाइसेंस नंबर देगा, तो इसमें सारी डील करेंगे। चैप्टर 7 में ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे विद डिटेल्स। चैप्टर 8 देखो राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे एक टर्म है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में होता क्या ना, टू कम्युनिकेट पब्लिक, ठीक है, कम्युनिकेट टू द पब्लिक, टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, ब्रॉडकास्टिंग। जिस लाइक एक IPL मैच का होना, अगर ईडन गार्डन में IPL मैच हो रहा है और उस IPL मैच को पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड कहीं भी जिस कंपनी के द्वारा, जिस भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पास वो राइट्स है उसका दिखाने का, वहाँ से हम लोग सारे लोग देख पाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बाय द मीडियम ऑफ TV चैनल्स, फ़ोन, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जियो मूवीज, समथिंग एल्स, एनीथिंग, किसी चीज़ के द्वारा। तो राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफ परफॉर्मर्स, ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसके लिए प्रॉपर, तो उस ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या राइट्स होता है, ठीक है, चैप्टर 8 में पढ़ना है। चैप्टर 9 में देखो इंटरनेशनल कॉपीराइट। ये जो कॉपीराइट है ना इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है, अगर एक वर्क मान लो कि मैं कॉपीराइट से रिलेटेड या कोई एक बुक्स का ऑथराइज किया हूँ, ठीक है, मैं कोई एक बुक का ऑथर हूँ, मैं कोई एक बुक बनाया हूँ, कंपाइल किया हूँ, उस बुक के लेकर अगर मैं कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा दिया ना, कॉपीराइट सोसाइटी में अगर मैं रजिस्टर्ड करवा दिया, तो समझ लो कि इस बुक का इलीगल तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली इंडिया में ही हो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी होगा, तो मैं कॉपीराइट के थ्रू उसके अगेंस्ट में कॉपीराइट वायलेशन लाऊंगा और मुझे कंपनसेशन देगा सिविल रेमेडीज़ की फॉर्म में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, क्रिमिनल रेमेडीज़ कभी भी इसमें नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजिंग होता है, डिफेमेशन जा सकता है, बट इसमें कभी डिटेंशन नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर 10 देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, ईच एंड एवरी थिंग दैट इज कनेक्टेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट दैट बी स्टडी इन द चैप्टर 10। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, एक ऑफिस होगा, ऑफिस में कोई एक बैठेगा, भाई मैं वहाँ पे जाऊँगा, और भी अदर लोग जो अपने अपने एरिया से कॉपीराइट बना के जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट बना के जाएंगे और उस प्रोडक्ट को लेकर वहाँ पे जाकर ऑथराइजेशन करवाने जाएंगे, अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, तो उस ऑफिस में बैठा होता है जो मेन पर्सन होता है, तो अपने कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाना, मीन्स वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने वाला तो उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में सब अपडेट होता है डे बाई डे, फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस ईयर में
कितने नंबर पे कॉपीराइट कौन मेरा आने वाला है और कौन सी है। तो ऐसे होता है जैसे आप लोग FIR भी देखे होंगे 188/224 मीन्स 188 नंबर केस 2024 का। ऐसा ही कॉपीराइट में भी होता है। अगर मैं एक बुक बनाया और बुक का रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो बुक का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही कुछ दिया होता है, समथिंग ऐसे ऐसे करके मैं, और ईयर ऐसे दिया जाता है। मीन्स कॉपीराइट ऑफिस में एक रजिस्टर होता है और वहाँ जो बैठे होते हैं उसे रजिस्ट्रार करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 10 रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। चैप्टर 11 देखो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर कोई पर्सन मेरे कॉपीराइट का इन्फ्रिंज करता है तो उससे रिलेटेड सारा प्रोसेस, ठीक है, चैप्टर 11 में है। अब जब इन्फ्रिंज करेगा तो इन्फ्रिंज का केस में क्या है, कॉपीराइट का ऑनर के पास क्या राइट्स है, तो लीगल रेमेडीज है। लीगल रेमेडीज में भी कौन सा रेमेडीज है, तो सिविल रेमेडीज, नॉट क्रिमिनल रेमेडीज, ठीक है, सिविल रेमेडीज है। तो सबसे पहले देखो चैप्टर 11 में क्या है, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। चैप्टर 12 में देखो सिविल रेमेडीज। अगर मेरा कॉपीराइट कोई इन्फ्रिंज कर देगा तो मैं क्या लाऊंगा, सिविल रेमेडीज लाऊंगा। तो सिंपल सी टर्म है, दो ट्रिक भी बन गया, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट एंड चैप्टर 12 सिविल रेमेडीज। चैप्टर 13 देखो ऑफेंसेज, मीन्स क्या करना ऑफेंसेज है। चैप्टर्स में 13 में ऑफेंसेज क्या क्या है, तो कौन सा ऑफेंसेज, तो ऑफेंसेज रिलेटिंग टू कॉपीराइट, वो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 देखो अपील्स। अपील्स क्या है, तो अगर कॉपीराइट में कोई गड़बड़ी करता है, कॉपीराइट का वायलेशन कर रहा है, ठीक है, और मैं कॉपीराइट के अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडीज ले आया और कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट कहाँ करना है, अपील कहाँ करना है, ठीक है। अपील का मतलब होता है कि होता ही है ना, अगेंस्ट द जजमेंट, अगेंस्ट द जजमेंट, कहीं किसी भी कोर्ट में जाना तो कॉपीराइट का अपील कहाँ जाएगा, तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सारे चीज़ डिटेल्स करेंगे चैप्टर 14 में। चैप्टर 15 देखो मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस में क्या है, सारे चीज़ जो एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं मिसलेनियस में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। कॉपीराइट एक्ट 1957, देखो सिंपल सम टर्म में है, एक्ट नंबर 14 ऑफ 1957, एक्ट नंबर 14 ऑफ 1957, एक्ट नंबर 14 ऑफ 1957 मीन्स ये 1957 का एक्ट नंबर 14 है, ठीक है। कोई इशू नहीं है किसी को। देखो चैप्टर 1, इसे बताओ कितने चैप्टर्स है, तो चैप्टर 15 चैप्टर्स इसमें है और 79 सेक्शन है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में हम लोगों को मिलेगा जब पता है क्या, सारा डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशंस और सो एंड सो, ये कब लागू हुआ, इसका नाम क्या है, मीन्स शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। देखो ये जो वर्ड है ना इसे याद कर लेना, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल मीन्स नेम, इसका नेम क्या होगा, टाइटल मीन्स नेम, तो इसका नेम क्या होगा, तो कॉपीराइट एक्ट 1957। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज कॉपीराइट एक्ट 1957, है ना। एक्सटेंट में ये कहाँ तक इसका फैलाव होगा, एक्सटेंशन कहाँ तक होगा, तो होल ऑफ इंडिया, ठीक है। कमेंसमेंट कब होगा, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा अपना ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करेगा। तो नोटिफिकेशन दे चुका है 4 जून 1957, 4 जून 1957। चलो तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, उसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सेक्शन 1 हो गया हम लोगों का, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, कॉपीराइट एक्ट 1957, एक्सटेंट क्या है, तो होल ऑफ इंडिया, कहाँ तक लागू होगा, तो पूरे भारत में लागू होगा। कमेंसमेंट क्या है, भाई सिंपल सी टर्म है, ये इंडिया का लॉ है, तो क्या पाकिस्तान में कहाँ से इम्प्लाई होने वाला है, तो सिंपल सी टर्म है, एक्सटेंड कहाँ, तो इंडियन लॉ है, तो विद इन द टेरिटरी ऑफ होल इंडिया, ठीक है, भारत के पूरे टेरिटरी में, चाहे वो स्टेट्स हो या यूनियन टेरिटरी हो। सेकेंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अगर ये नहीं समझे तो पूरे कॉपीराइट में जितने भी टर्म है, जो एक्स्ट्रा टर्म्स वगैरह, वो नहीं समझ पाओगे आप। तो सबसे पहले सबसे केयरफुल तरीके से इसे पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में देखो हम लोगों को पढ़ना है 2 में, सेक्शन 2 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज से है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जैसा कि सारे लॉज में होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 देखो इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ना हम लोगों को, तो फर्स्ट ए में देखो एडेप्टेशन, क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मीन्स क्या होता है भाई, अडॉप्ट करना। ये होता है ना कि अडॉप्ट बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी है उसके अंदर, बहुत जल्दी अडॉप्ट करना, मीन्स किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, मीन्स कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो मान लो मेरा एक स्टोरी है, ठीक है, कुछ भी स्टोरी लिखा है, या फिर छोड़ो ना, एक कोई भी इनका हाफ गर्लफ्रेंड सुने होंगे, चेतन भगत का नोवेल है हाफ गर्लफ्रेंड, वो क्या है, कैसा वर्क है,
लिटरेरी वर्क है। कैसा वर्क है? लिटरेरी वर्क, क्योंकि वो लिटरेचर है, लिटरेचर के फॉर्म में आता है ना, लिटरेचर कैटेगरी में आता है नॉवेल्स, तो एक लिटरेरी वर्क है, ठीक है। तो लिटरेरी वर्क से उस पर एक मूवी बना हाफ गर्लफ्रेंड, वो 2016-17 में आया होगा, देख लेना आप लोग। तो क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिटरेरी वर्क इनटू ड्रामेटिक वर्क। कन्वर्जन ऑफ लिटरेरी वर्क इनटू ड्रामेटिक वर्क मीन्स किसी वर्क को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। तो देखो सिंपल सिस्टम यहाँ पे देख लेना, ड्रामेटिक वर्क, कोई ड्रामेटिक वर्क से रिलेटेड, ठीक है, इन रिलेशन टू ड्रामेटिक वर्क। तो ड्रामेटिक वर्क से रिलेटेड में कन्वर्जन क्या हो सकता है? तो कोई नॉन ड्रामेटिक वर्क, तो द कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू नॉन ड्रामेटिक वर्क, ठीक है। अगर कोई ड्रामेटिक वर्क का वर्क है, ठीक है, तो उससे कन्वर्ज करके हम लोग नॉन ड्रामेटिक बना दिए। जैसे कोई एक मूवी है, उसे कोई स्टोरी बना दिए, तो एक नॉन ड्रामेटिक वर्क हुआ। सपोज दैट हम लोग मूवी देखने गए किसी थिएटर में, उस मूवी को सारा कुछ देख लिए, अब उस पर एक हम लोग अपना ग्रुप में एक डिस्कशन किया जाए या फिर एक टास्क दे दिया जाए, ठीक है, एक काम करो, इसे स्टोरी फॉर्म में लिखो, समरी बना दो कि क्या क्या आपने देखा। तो जो मूवी देख के आए वो ड्रामेटिक फॉर्म था, और आपने जो लिटरेरी वर्क में उसे कन्वर्ट किया, जिससे आप उसे राइट डाउन किया, वो हो गया नॉन ड्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ड्रामेटिक वर्क के रिलेशन में क्या होगा? तो कोई भी नॉन ड्रामेटिक फॉर्म में करना। इन रिलेशन टू लिटरेरी वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है। इन रिलेशन टू लिटरेरी वर्क और एन आर्टिस्टिक वर्क, कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक आर्ट का वर्क है, उसे कन्वर्ट करके हम लोग ड्रामेटिक वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बाय द वे ऑफ परफॉर्मेंस इन पब्लिक, ठीक है, पब्लिकली हम लोग उसे ड्रामेटिक वर्क में कर सकते हैं। बहुत सारा नॉवेल्स, बहुत सारा स्टोरी, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, बहुत सारा, मतलब देयर आर सो मेनी स्टोरी दैट ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू द ड्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। तो लिटरेरी वर्क को, जैसे कोई लिटरेचर है, कोई टॉप लेवल का नॉवेल्स है, कोई टॉप लेवल का स्टोरी है, जैसे मूवी, जिस पे मूवी बन जाता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, आर्ट है, जैसे कहीं पे आर्टिस्टिक फॉर्म में, कहीं पे कोई पेंटिंग है, ड्राइंग है या स्कल्पचर है, उस पर उस पर एक मूवी बन जाना, तो वो क्या है? परफॉर्मेंस इन पब्लिकली परफॉर्मेंस के लिए बन जाता है, जैसे ड्रामेटिक वर्क बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन पब्लिक। जिस लाइक देखो, एक मोहनजोदारो मूवी आया था इनका, ऋतिक रोशन का, वो मूवी क्या है? वो सारा रिलेटेड एक स्कल्पचर है, वो आर्टिस्टिक वर्क था, वहाँ पे सारा आर्टिस्टिक वर्क को परफॉर्म कर दिया गया पब्लिक के लिए ड्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो किसी भी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को ड्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना एडेप्टेशन कहलाता है। इन रिलेशन टू लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, कोई लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है तो उससे क्या करना? वर्जन बाय द कोई स्टोरी बना देना, इन विच स्टोरी और एक्शन इन कन्वेंट होली, कोई एक्शन बना देना उसमें, मीन्स ऑफ पिक्चर बना देना, फोटोग्राफ कर देना, ठीक है। सूटेबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन बुक, कोई एक बुक में मैपिंग फॉर्म में दिखा देना, ड्राइंग कर देना, वो सब क्या है? या किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, सिमिलर पीरियोडिकल में, ये सब क्या है? तो अडेप्टेशन है। तो कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जस्ट लाइक ड्रामेटिक वर्क के लिए नॉन ड्रामेटिक करना, लिटरेरी वर्क के लिए ड्रामेटिक करना, आर्टिस्टिक वर्क के लिए ड्रामेटिक करना, लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क के लिए कोई स्टोरी बनाना, कोई बुक में छाप देना, कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना, कोई बुक में रिप्रोडक्शन कर देना, ठीक है। इन रिलेशन टू म्यूजिकल वर्क, कोई म्यूजिकल वर्क के रिलेशन में क्या होगा, ठीक है। तो कोई अरेंजमेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्क, कोई वर्क में जैसे कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, उस म्यूजिक को हम लोग किसी भी काम में लिख दिए, राइट कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया? एनी अरेंजमेंट और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्क, उस वर्क का ट्रांसक्रिप्ट कर देना, दूसरे फॉर्म में उसे ट्रांसक्रिप्ट कर देना। तो अगर हिंदी लैंग्वेज का म्यूजिक है तो उसे तमिल में कर दिए, उसे बंगाली में कर दिया, बंगाली का कोई म्यूजिक है, बहुत सारा म्यूजिक ऐसे ट्रांसक्रिप्ट होता है। इन रिलेशन टू एनी वर्क, ठीक है, किसी वर्क से रिलेटेड, तो वो क्या होगा? रीअरेंजमेंट करना या रीअल्ट्रेशन करना, रीअरेंजमेंट करना या फिर अल्ट्रेशन करना, ठीक है। तो एडेप्टेशन क्या होता है? सिंपल से टर्म याद रखना, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू वन वर्क टू अनदर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू वन फॉर्म टू अनदर। अब देखो 2A हम लोग क्या पढ़े? एडेप्टेशन। अब 2 के A में भी A है, ठीक है, 2AA हम लोगों को पढ़ना है। एपलेट वर्ड क्या है? एपलेट वर्ड सिंपल से टर्म याद रखना, जहाँ हम लोग अपील करते हैं उसे बोलते हैं एपलेट वर्ड, ठीक है। तो कॉपीराइट से रिलेटेड जो जितना भी अपील है कहाँ जाएगा? तो एपलेट वर्ड में जाएगा। तो कॉपीराइट का एपलेट वर्ड है, वो सारा सेक्शन 11 में देखेंगे। सेक्शन 11 याद रख लेना, एपलेट वर्ड क्या है, तो सेक्शन 11 में सारा इसका डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ बताएंगे एपलेट वर्ड। सिंपल से टर्म एपलेट वर्ड होता क्या है? जहाँ हम लोग अपील करते हैं, तो कॉपीराइट से अपील जहाँ जाएगा उसे हम लोग एपलेट वर्ड कहेंगे। बी देखो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का बी, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर का वर्क क्या है?
तो सिंपल से आर्किटेक्चर का वर्क क्या होता है? तो किसी भी बिल्डिंग का बनाना, एनी बिल्डिंग बनाना, या कोई स्ट्रक्चर बनाना जिसमें, या फिर कोई आर्टिस्टिक कैरेक्टर हो जिसमें डिजाइन हो, है ना, या फिर कोई मॉडल बनाना, ये सब क्या है? एनी मॉडल फॉर बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाना, ये सब क्या है? आर्किटेक्चर है, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। तो ए में क्या है? अडेप्टेशन, मीन्स कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक ड्रामेटिक वर्क इन रिलेशन टू ड्रामेटिक वर्क के लिए नॉन ड्रामेटिक करना, लिटरेरी वर्क के लिए ड्रामेटिक वर्क करना, आर्टिस्टिक वर्क को लिटरेरी वर्क में कर देना, या फिर ड्रामेटिक वर्क में कर देना, म्यूजिकल वर्क को ट्रांसक्रिप्ट कर देना। तो ए में क्या है? एप्लाइड बोर्ड। बी में क्या है? वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। सी में देखो आप यहाँ पे क्या है? तो आर्टिस्टिक वर्क याद रखना जी। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। आर्टिस्टिक वर्क होता क्या है? तो चलो हम लोग डिटेल से थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिस्टिक वर्क क्या है। तो एन आर्टिस्टिक वर्क मीन्स जो जिसे आर्टिस्ट ने बनाया हो, या कोई आर्ट, तो आर्ट होता क्या है? अरे भाई आर्टिस्टिक वर्क, वर्ड को देखो, किसी भी वर्ड को तोड़ना उसका बेस्ट फॉर्म ऑफ मतलब कि मीनिंग होता है। अगर आप तोड़ दोगे तो ऑलरेडी समझ जाओगे। तो आर्ट प्लस स्टिक, आर्टिस्टिक वर्क जिसे आर्टिस्ट ने बनाया हो। तो कोई पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, ड्राइंग क्या है? आर्टिस्टिक वर्क है। कोई पेंटिंग का ना, व्हाट आर्ट यार, व्हाट है स्कल्पचर, व्हाट है ड्राइंग, ये सब क्या है? एक तरह का आर्ट है। तो ये सब क्या कहलाता है? आर्टिस्टिक वर्क। अगर किसी ने पेंटिंग बना लिया वो भी एक आर्टिस्टिक वर्क है। स्कल्पचर तैयार करना, मूर्ति बना देना, ये क्या है? मूर्ति बनाना, किसी चीज़ का आइडियल्स बनाना, वो क्या सब क्या है? आर्टिस्टिक वर्क है। ड्राइंग करना, वो भी आर्टिस्टिक वर्क है। ड्राइंग में देखो बहुत कुछ आता है। तो डायग्राम बना देना, मैप बना देना, चार्ट बनाना, प्लान तैयार करना, ये सब क्या है? सब ड्राइंग में आता है। या फिर कोई फोटोग्राफ बनाना, ये सब क्या है? सब आर्टिस्टिक वर्क है। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो वर्क ऑफ आर्किटेक्चरल, कोई भी आर्किटेक्चर वर्क वो सब आर्टिस्टिक वर्क कहलाता है। तो ठीक है, तो आर्टिस्टिक वर्क एग्जाम कोई देख लेना है। तो अगर मीन्स क्या होता है? तो पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्किटेक्चरल एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, मीन्स आर्ट का किसी भी तरह का आर्टिस्ट का किसी भी तरह का कला क्या कहलाता है? तो आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, मीन्स एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया हुआ सारे तरह का काम क्या कहलाते हैं? तो आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, आगे चलूँ। ऑथर, सिंपल से टर्म, ऑथर होता क्या है भाई? तो आज तक हम लोगों ने बुक पढ़ा है, तो सबसे पहले तो ये होता है ना, बुक का ऑथर क्या है, कौन है भाई? कोई स्टोरी है, इसका ऑथर कौन है? कोई म्यूजिक है तो इसका कंपोजर कौन है ना? कोई फोटोग्राफ है तो इसका फोटोग्राफर कौन है? कोई सिनेमा है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है तो उसका प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, कोई एक ड्रामा है तो उसका ऑथर कौन है? तो सिंपल से टर्म देख लो। अगर कोई लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है, कैसा वर्क है? लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है, तो द पर्सन हु क्रिएट्स लिटरेचर और ड्रामेटिक वर्क बी कॉल्ड हिम ऑथर। ठीक है, ऑथर ऑफ द वर्क, सिंपल से टर्म। लिटरेचर और ड्रामेटिक वर्क वाले को क्या बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं हम लोग। इन रिलेशन टू म्यूजिकल वर्क वाले को क्या बोलते हैं? कंपोजर। जो पर्सन म्यूजिक क्रिएट करता है उसे कंपोजर करते हैं। जो पर्सन आर्टिस्टिक वर्क करता है, जो पर्सन आर्ट बनाता है, उसे क्या कहते हैं? द आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं? द आर्टिस्ट। ठीक है, तो जो पर्सन आर्टिस्टिक वर्क करता है, आर्ट करता है, ड्राइंग करता है, स्कल्पचर करता है, पेंटिंग करता है, उसे क्या कहते हैं? द आर्टिस्ट। ठीक है, तो आर्टिस्टिक वर्क जो बनाता है उसे आर्टिस्ट कहते हैं। अदर देन फोटोग्राफ, मीन्स फोटोग्राफी करने वाला नहीं है। ठीक है, फोटोग्राफी करना भी आर्टिस्टिक वर्क में आता है। ठीक है, बट यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया है, इन रिलेशन टू आर्टिस्टिक वर्क अदर देन फोटोग्राफ द आर्टिस्ट, इन रिलेशन टू फोटोग्राफ। ठीक है, अब फोटो देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया है फोटोग्राफ। तो जो पर्सन फोटोग्राफ करता है उसे क्या कहते हैं? फोटोग्राफर कह सकते हैं, या फिर पर्सन टेकिंग फोटोग्राफ। जो पर्सन फोटोग्राफ उसे लेता है उसे फोटोग्राफर कहते हैं हम लोग। इन रिलेशन टू सिनेमेटोग्राफ फिल्म या फिर साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर। भाई कोई मूवी देखने जा रहे तो बोलते हो ना इसका प्रोड्यूसर कौन है? जस्ट लाइक बाहुबली मूवी, इसका प्रोड्यूसर कौन है? तो एस राजामौली, मणिकर्णिकम, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो कि फेमस ऑथर हैं। मैं तो नेम नहीं बता सकता हूँ, बट आप लोग देख लेना। तो मूवी वो भाई देखने की बात क्या है? कोई भी मूवी देखते हो सबसे पहले स्क्रीन पे फ्लैश करता है प्रोड्यूसर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिनेमेटोग्राफर। मतलब कि देखो आप वहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, ये आपको क्या बोल सकते हैं? कंपोजर।
फिर एक और जो वहाँ पे दिखाता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, वो कोरियोग्राफर, जो कोरियोग्राफी सीन में होता है, कोरियोग्राफर, ये सब सारा कुछ हमें फ्लैश होता है। तो अगर लिटरेचर से रिलेटेड कोई वर्क बनाता है तो उसे हम लोग ऑथर कहते हैं। ड्रामेटिक वर्क जो करता है, ठीक है, जो ड्रामा करता है, लिटरेचर वाला काम करता है, उसे हम लोग ऑथर कहते हैं। जो म्यूजिकल वर्क करता है उसे कंपोजर कहते हैं। जो आर्टिस्टिक वर्क करता है उसे द आर्टिस्ट कहते हैं। जो फोटोग्राफी करता है उसे फोटोग्राफर कहते हैं। जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग करता है उसे प्रोड्यूसर करते हैं। तो चलिए, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का डीबी हो गया ऑथर। ऑथर क्या है? एक और क्या है देखो, कोई किसी भी तरह का लिटरेचर का वर्क, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क अगर कंप्यूटर से किया गया है तो जो पर्सन क्रिएट किया है वही ऑनर कहलाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जनरेटेड देखो, इन रिलेशन टू एनी लिटरेचर, ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, विच इज कंप्यूटर जनरेटेड। कैसा है भाई? कंप्यूटर जनरेटेड है, तो उसका ऑथर कौन कहलाएगा? द पर्सन हु क्रिएट्स वर्क टू बी क्रिएटेड, द पर्सन हु कॉज द वर्क टू क्रिएटेड। जो पर्सन उसे क्रिएट किया है वही उसका ऑनर कहलाएगा, वही उसका ऑथर कहलाएगा, ठीक है। भाई कंप्यूटर से मैं बनाऊँ तो इसका ऑथर कंप्यूटर हो जाएगा नहीं ना, वो तो मैं बनाया ना, बट बनाया हूँ किसी मीडियम से, बट उसका ऑथर मैं ही रहूँगा। अब देखो डीडी ब्रॉडकास्ट है। क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या होता है पता है? कास्ट मीन्स देखो दिखाना, किसी भी चीज़ को दिखाना। तो कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट, ठीक है। कोई मूवी का ब्रॉडकास्टिंग, जो मूवी वगैरह आता है टीवी वगैरह पे, मोबाइल पे देखते हैं, सब क्या ब्रॉडकास्टिंग होता है। ब्रॉडकास्टिंग होता कैसे पता है? एक तरह का साइंटिफिक फिनोमेना है, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ये अगर साइंस वाले बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आता है, अब वो स्क्रीन पे फ्लैश करता है फॉर्म में, अब म्यूजिक के साथ। तो ब्रॉडकास्ट होता क्या है? तो कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, ठीक है। देखो ब्रॉडकास्ट होता क्या है? तो बाय द मीन्स ऑफ वायरलेस और वायर, ठीक है, वायर के थ्रू और वायरलेस भी होता है, ठीक है। वायर के थ्रू देखते हो केबल आता है, बताओ कैसे होता है वायरलेस? तो केबल के थ्रू, सॉरी वायर के थ्रू कैसा आता है? विद वायर। तो केबल आता था पहले घर में, अभी भी आता है बहुत जगह केबल। अब देखो वायरलेस कैसे होता है? तो फ़ोन पे वीडियो देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, ठीक है, सिग्नल देखना। हम लोग को जो यूट्यूब से सिग्नलिंग, सॉरी टीवी पे जो सिग्नलिंग हम लोग रिसीव करते हैं छतरी लगा के, तो सब क्या है? वो भी वायरलेस ही तो है ना। बट केबल के थ्रू जो चलता है पूरे एरिया में, केबल के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग कहते हैं विद वायर। तो ब्रॉडकास्ट दो तरह से होता है, ठीक है। मीन्स ऑफ वायरलेस डिफ्यूजन, कैसा होता है? वायरलेस डिफ्यूजन, ठीक है, और वायरलेस और वायर के द्वारा भी होता है, देखो बाय वायर, है ना, बाय द मीन्स ऑफ वायरलेस डिफ्यूजन और बाय वायर। कोई इशू है नहीं। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का ई देखते हैं हम लोग, क्या है भाई इसमें? तो कैलेंडर ईयर है। क्या है? कैलेंडर ईयर। तो जो इंग्लिश कैलेंडर है हम लोगों का, जो 1 डे ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 डे ऑफ दिसंबर लास्ट होता है, मीन्स इसे हम लोग कहते हैं पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं इसे हम लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बनाया है पॉप ग्रेगोरी नाम के एक पर्सन, ठीक है, जो पादरी थे, मीन्स पॉप थे, ठीक है, सेंट। चलो एफ में देखो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन क्लास एफ में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स क्या है? तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एनी वर्क ऑफ विजुअल रिकॉर्डिंग, विजुअल रिकॉर्डिंग का कोई वर्क, ठीक है, एनी वर्क ऑफ विजुअल रिकॉर्डिंग। भाई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म नाम से पता चल रहा है, जैसा कि एज ऑल ऑफ यू नो डैट एनी वर्क ऑफ विजुअल रिकॉर्डिंग विद साउंड रिकॉर्डिंग। देखो साउंड रिकॉर्डिंग अकम्पनाइंग विद विजुअल रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसे हम लोग देखो यहाँ पे अ साउंड रिकॉर्डिंग अकम्पनाइंग विद सच विजुअल रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। आगे चलता हूँ। देखो इसे आप बस 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट बीच में पढ़ना है। और कॉपीराइट इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, सेमेस्टर एग्जाम्स में ही है। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत रुपया है इस लाइन में। जब तक आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये यूट्यूब पे मिलता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है मिल पाना, अच्छे से मिलता नहीं है। बहुत से लोग पढ़ाए हैं, मैं भी देखा हूँ, बहुत सारे वीडियो सर्च किया हूँ, तो मिलता ही नहीं है इस पर। इसलिए मैं सोचा कि चलो बेयर एक्ट 1 सेक्शन वाइज सेक्शन मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ जिस पर हर किसी का हेल्प हो जाए। कॉमर्शियल रेंटल देखो इंटरप्रिटेशन क्लॉज एफ का ए, कॉमर्शियल रेंटल। तो वैसा रेंटल जो कि रहने पे के लिए, लीज पे लिए, नॉन प्रॉफिट पर्सन के लिए हो। कैसा? सॉरी, नॉन प्रॉफिट पर्सन के लिए नहीं हो, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड रेंटल लीज ए लेंडिंग ऑफ लॉफुल एक्वायर्ड
कॉपी ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है, या साउंड रिकॉर्डिंग, विजुअल रिकॉर्डिंग या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, जो कि नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए, कौन से पर्पस के लिए हो, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए, ठीक है, नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे लिया गया देखो, इसका नेगेटिव डेफिनेशन है, मीन्स डज नॉट इंक्लूड नॉन प्रॉफिट पर्पस, डज नॉट इंक्लूड नॉन प्रॉफिट पर्पस, मीन्स नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी अगर, ठीक है, मैं कोई रेंट पे कोई घर लिया, ठीक है, मैं उस घर में रह रहा हूँ पूरे फैमिली के साथ, विद होल फैमिली, ठीक है, तो क्या वो मेरा प्रॉफिट है? नहीं ना, वो नॉन प्रॉफिट पर्पस है। बट अगर मैं कोई घर लिया या कोई फ्लैट लिया, उस फ्लैट पे मैं ऑफिस खोला हूँ, जीएसटी बना के उस पर जीएसटी बनाया हूँ और फिर एक ऑफिस खोल दिया हूँ, तो वो क्या हो गया? वो मेरा प्रॉफिट पर्पस के लिए हो गया, तो वो हो गया कॉमर्शियल रेंटल, ठीक है। कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दो होता है, तो एक नॉन कॉमर्शियल ऐसा होता है जहाँ पे से नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए है, और कॉमर्शियल रेंटल जहाँ से प्रॉफिट हम लोग गेन करते हैं। कोई प्रॉपर्टी को लीज पे लेना, किसी भी लैंड को लीज पे लेना, क्यों? वहाँ मैं अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करूँ, तो क्या हो गया? प्रॉफिट पर्पस हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है ये सारी चीज़ें, विजुअल रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, जिसमें प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट पर्पस को यूज़ किया गया, जिससे फ़ायदा ना हो उसे छोड़ कर, जिससे फ़ायदा ना हो, जिससे कोई प्रॉफिट ना हो, मीन्स नॉन प्रॉफिट पर्पस ना हो, वो सब सारे क्या हैं? कॉमर्शियल रेंटल। मीन्स सिंपल सी टर्म में क्या ना क्या जा रहा है, वैसे सारे चीज़ें, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एनी लिटरेचर रेंटल, लीज, वीडियो रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी फिल्म, जहाँ सब प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट पर्पस के लिए हम लोग रेंट पे लेते हैं, उसे कॉमर्शियल रेंटल कहते हैं। कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए, मीन्स देखो यहाँ पे सिंपल से टर्म दिया है, वैसा सारा चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है, देखो रेंट, लीज, लैंडिंग, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम, साउंड रिकॉर्डिंग, विजुअल रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी फिल्म, जो कि नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं लिया गया होगा, मीन्स जो प्रॉफिट पर्पस के लिए लिया गया है उसी को कॉमर्शियल रेंटल कहते हैं। देखो डेफिनेशन कभी कोई नेगेटिव दे देता है, इसी को लॉ कहते हैं। मीन्स लॉ इज ऑल अबाउट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का ही सारा किया धरा होता है लॉ का, ठीक है। चलो FF देखता हूँ, इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का FF। तो कम्युनिकेशन टू द पब्लिक में कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो भाई कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज है कम्युनिकेट कैसे हो रहा है। तो बाय एनी मीडियम, देखो बाय एनी वर्क के थ्रू, या एनी परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है, या जिससे द्वारा सीन और हर्ड हो सके, सिंपल सी टर्म है। लोग डायरेक्टली इंजॉयड बाय पब्लिक, डायरेक्टली, जिससे पब्लिक डायरेक्ट इंजॉय कर सके। जैसे आप लोग डायरेक्ट तो नहीं, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो आप लोग डायरेक्टली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, बट मैं जब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जब इसे एक लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ किसी को, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। या फिर बाई मीन्स ऑफ डिस्प्ले और डिफ्यूजन, किसी तरीके से, ठीक है, यूट्यूब से देख लेना। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन टू द पब्लिक है। कोई लेक्चर को, कोई पब्लिक एक्शन को, कोई एक्टर वगैरह, कोई एक्टिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक कंपटीशन है, इस परफॉर्मेंस है, ये सब क्या है? तो पब्लिक से कम्युनिकेट करना, क्या है? कम्युनिकेशन टू द पब्लिक। इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का C देख लेना, डिलीवरी क्या है भाई? तो डिलीवरी का मतलब सिंपल सी टर्म है, लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, लेक्चर से, यहाँ पे डिलीवरी का रिलेशन लेक्चर से है, ठीक है। तो इन रिलेशन टू लेक्चर क्या है? तो डिलीवरी बाय मीन्स ऑफ एनी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और ब्रॉडकास्ट, या किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से या फिर ब्रॉडकास्ट से। देखो अभी जो मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने टैब से, पेन टैब और लैपटॉप से कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से मैं अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर इसे मैं आप लोगों को देखने के लिए यूट्यूब पे छोड़ दूंगा। ये क्या होगा? ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, यूट्यूब से आपके पास हो जाएगा। तो पहले तो है लेक्चर को डिलीवर करना, ठीक है। तो लेक्चर का डिलीवर करना कैसे करना? तो बाय एनी मीन्स, ठीक है, बाय एनी मीन्स, जस्ट लाइक फिजिकली, इन फिजिकली। जैसे देखो कोई एक स्टेज बन गया, वहाँ से कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो वो भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे माइक बोलते हैं, तो वहाँ से इंस्ट्रूमेंट करना। तो डिलीवरी मीन्स क्या होता है? तो लेक्चर का डिलीवरी करना। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, कोई आपके सामने में कर रहा है, तो वो भी लेक्चर का डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का H देख लेना, ड्रामेटिक वर्क। क्या है जी? ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क क्या होता है? तो किसी भी तरह का, देखो एनी पीस ऑफ रिसाइटेशन, ठीक है, किसी भी तरह का प्रदर्शन, कोरियोग्राफिक वर्क, देखते ना मूवी में करता है यार, वाह व्हाट अ सीन, ठीक है। इंटरटेनमेंट इन डम्ब शो जानते हो ना, जो गूंगे लोग का शो होता है, डम्ब शो में किसी तरह का इंटरटेनमेंट या रिप्रेजेंटेशन, सब क्या है? ड्रामेटिक वर्क है। या कोई भी सीनिक अरेंजमेंट, ठीक है, कोई भी एक्टिंग, ठीक है, ये सब क्या है? एक ड्रामेटिक वर्क है। मैं कोई एक्शन दिखा रहा हूँ, कोई डांसिंग कर रहा हूँ,
रिसर्टेशन करना, कोई कोरियोग्राफिक वर्क मेरा है कंप्यूटर के द्वारा। इंटरटेनमेंट जो डम शो में होता है गुंगा का, ये सब चार्ली चैपलिन का देखोगे आप लोग, ये सब क्या है, ड्रामेटिक वर्क है, ठीक है, जिसमें जैसे ड्रामेटिक वर्क में क्या क्या आता है, तो रिसर्टेशन, कोरियोग्राफिक वर्क, इंटरटेनमेंट इन ड्रम शो, सैनिक अरेंजमेंट, एक्टिंग, ये 4-5-6 वर्ड है। आप ये यूज करके अपना लैंग्वेज में लिख देना कॉपी पे, कोई इशू नहीं है आंसर कॉपी में। इंटरप्रिटेशन 2 का एच देखना, डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट। अरे भाई क्या बात है, डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट मीन्स ऐसा इक्विपमेंट जिसके द्वारा डुप्लीकेट होता है, ये मीन्स जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स मशीन, ठीक है। मेरा वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है, मैं यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियोज़ को आप लोग किसी भी मीडियम से डाउनलोड करके इसे डाल रहे हो, अपलोड कर दोगे आप लोग भी कहीं चैनल पे, तो मैं वहाँ पे कॉपीराइट दे दूंगा। बट जिस मीडियम से आप मेरे लेक्चर को डुप्लीकेट कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, क्या होगा, डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट। किसी भी चीज़ को छापना, जैसे मेरा कोई नोट्स है, मेरा कोई बुक है कॉपीराइट से रिलेटेड मेरा नोट्स भी है, ठीक है। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो सीधे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लॉ ट्यूशन के लिए भी मैं रेगुलर लॉ ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पढ़ना है आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह है, वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट इक्विपमेंट मीन्स एनी मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंसेज और डिवाइसेज यूज्ड और इंटेंडिंग टू यूज, ठीक है, मेकिंग कॉपी ऑफ एनी वर्क, किसी वर्क का कोई कॉपी बनाना, ठीक है, मीन्स वही ना डुप्लीकेटिंग, एनीथिंग दैट कैन बी यूज फॉर डुप्लीकेटिंग ऑफ एनी वर्क, डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट। चलो 2 का आई देखो, इंटरप्रिटेशन का थ्रू आई क्या है, इनग्रेविंग्स। इनग्रेविंग्स में पता क्या होता है, लिखा हुआ कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इनग्रेविंग मीन्स देखो, इचिंग्स, लिथोग्राफ्स, वुड कट्स, प्रिंट्स, ठीक है, अदर सिमिलर वर्क्स, ठीक है, जो कि फोटोग्राफ नहीं है, याद रखना। इनग्रेविंग्स मीन्स जो कि खुद से ओरिजिनली लिखा हुआ, जैसे इचिंग मीन्स क्या होता है ना, मतलब कहीं पे कुरेद के लिखना। लिथोग्राफ, लिथो मीन्स का देखो एक वर्ड होता है लिथ मीन्स होता है पता है क्या, स्टोन, रॉक्स, तो लिथोग्राफ्स, इचिंग, जो पत्थर वगैरह पे देखो ना, स्टोन वगैरह पे उसका सरफेस पे जो कुरेद कर लिखा होता है गड्ढा करके, उसे कहते हैं लिथोग्राफ, इचिंग, ठीक है। वुड कट्स, लकड़ियों को काट के जो बनाते हैं हम लोग, वो क्या कहलाता है, इनग्रेविंग्स। प्रिंट्स, किसी तरह का प्रिंट निकालना, प्रिंट इनग्रेविंग्स होता है। अदर सिमिलर वर्क्स, ये सब सारे इनग्रेविंग्स में आता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 का जे में देखना, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। लाइसेंस होता क्या है, तो ठीक है, किसी पर्सन ने कोई कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा लिया किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो उस प्रोडक्ट को जब या तो खुद बेचे या किसी अदर पर्सन को ऑथराइज करते बेचने के लिए, उसी को कहते हैं लाइसेंस। क्या है, लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। अगर मैं किसी प्रोडक्ट का ऑनर हूँ तो लाइसेंस भी, एक्सक्लूसिव लाइसेंस भी मेरे पास ही होगा, या तो मैं किसी और को कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक टर्म है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस मीन्स विच कॉन्फर्स ऑन लाइसेंसी, जो लाइसेंसी को दे दिया गया हो, ऑन द लाइसेंसेज, ठीक है, लाइसेंस के बेसिस पे किसी दूसरे को दे दिया हो, ठीक है। जैसे मैं एक बुक बनाया, ठीक है, कॉपीराइट से रिलेटेड बुक का ऑथर हूँ, तो मैं उस बुक को खुद बेचूँ या फिर किसी दूसरे पर्सन को क्या कर दूँ, ऑथराइज कर दूँ, ठीक है, लाइसेंसी बना के, लाइसेंस के थ्रू, उससे क्या हो गया, एक्सक्लूसिव लाइसेंस हो जाएगा। तो मेरे पास हो या तो मैं किसी दूसरे को कॉन्फर्स कर सकता हूँ, मतलब ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। चलो, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज देख लेना आप 2 का के, गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क क्या है, तो अरे भाई सरकारी काम, एनी वर्क विच इज मेड और पब्लिश्ड बाई और अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, एनी वर्क विच इज मेड और पब्लिश्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हो। तो गवर्नमेंट क्या होता है, तो आर्टिकल 2 आप लोग पढ़े होंगे, गवर्नमेंट है क्या, देखो, तो गवर्नमेंट जैसे होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब क्या है, लेजिस्लेचर इन इंडिया, पार्लियामेंट, ये सब क्या है, सब गवर्नमेंट है। या फिर कोई भी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट, ये सब क्या कहलाता है, सारा गवर्नमेंट करता है। जैसे कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, अदर जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, ये सब क्या कहलाता है, सारा का सारा आपका कहलाता है गवर्नमेंट वर्क। इंडियन वर्क देखो, एक और है इंडियन वर्क। तो भाई इंडियन वर्क, किसी को इंडियन की कब बोल सकते हैं कि भाई वो इंडियन है, क्योंकि वो इंडिया का है। तो जो वर्क इंडिया में ही बना हो, ठीक है, जो वर्क इंडिया में हुआ हो, उसे हम लोग इंडिया में करते हैं। जैसे कोई भी लिटरेरी वर्क, ठीक है, ड्रामेटिक वर्क या म्यूजिकल वर्क, सब अगर इंडिया में हुआ हो तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडियन वर्क। तो एनी लिटरेचर और ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क जो कि इंडिया में हुआ हो, जिसका ऑथर इंडियन हो, हाँ, उसे हम लोग इंडियन वर्क कर सकते हैं। या फिर जो इंडिया में ही बना हो पहली बार, फर्स्ट पब्लिश, देखो लिटरेचर, म्यूजिकल, लिटरेरी, म्यूजिक, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क
जिसका ऑथर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, या फिर फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, जो इंडिया में पहली बार पब्लिश्ड हो, ठीक है। ये सब क्या होता है, सब का सब इंडियन बुक कहलाता है, ठीक है। या फिर उसका जो ऑथर हो क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाए, ठीक है। कोई अनपब्लिश्ड बुक हो, देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, ठीक है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो ऐसा वर्क जो कि रजिस्ट्रेशन हो गया कॉपीराइट में, उससे हम लोग कहते हैं पब्लिश्ड वर्क। जिसका कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसे बोलते हैं अनपब्लिश्ड वर्क। मान लो कि मेरा जो ये लेक्चर है, ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी इस वर्क का यूट्यूब चैनल का कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो मेरा सारा चीज़ पब्लिश्ड हो गया। बट अगर बाय अदरवाइज मैं अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊँ वर्क का तो वो अनपब्लिश्ड वर्क कराएगा, ठीक है। और याद रखना कॉपीराइट एक्ट का जो वायलेशन होता है कभी भी अनपब्लिश्ड एक्ट पे नहीं होता है, कभी भी अनपब्लिश्ड वर्क पे नहीं होता है। कॉपीराइट जब भी मैं वायलेट कर सकता हूँ तो पब्लिश्ड वर्क पे ही करूँगा। जैसे मेरा जो लेक्चर है अगर मैं इसे यूट्यूब पे डाल दिया, किसी और ने उसे डाउनलोड करके डुप्लीकेट करके कहीं और अपलोड कर दिया, किसी को बेच रहा है तो वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हूँ तो कॉपीराइट में नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ तभी कॉपीराइट वर्क में आएगा, ठीक है। तो हमेशा कॉपीराइट पब्लिश्ड वर्क में आता है। पब्लिश्ड कब होगा, जब वो पब्लिक के लिए आ गया हो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक, फॉर द पब्लिक यूजेज। जब तक पब्लिकली आया नहीं हो, पब्लिकली कब आएगा, कब, लेट बी अज्यूम, कब हम लोग मानेंगे कि पब्लिकली हो गया, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तब उसे हम लोग पब्लिकली मान लेंगे, ठीक है। तो पब्लिश्ड वर्क और अनपब्लिश्ड वर्क, पब्लिश्ड वर्क किसे कहते हैं, जो कॉपीराइट में रजिस्टर्ड हो गया है उसे पब्लिश्ड वर्क कहते हैं, और जिसका पब्लिशन नहीं हुआ है, ठीक है, पब्लिकेशन नहीं हुआ है कॉपीराइट में, उसे हम लोग अनपब्लिश्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। अगर आप लोग लॉ ट्यूशन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।